Today our topic is debate over subsidies to agriculture. Subsidies क्या होती हैं? Subsidies means that farmer get inputs at price lower than the market price. जो भी market price होता है उससे कम प्राइस पे जो सेल होता है उसको कहते हैं सब्सिडीज़. गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडीज़ देती है ताकि वो महंगी महंगी चीज़ें, महंगे इनपुट्स ले सकें, फर्टिलाइज़र सब्सिडी वगैरह. ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वाज लुक्ड अपॉन एज बीइंग अ रिस्की बाय द फार्मर. ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज़ होते थे जो कि बहुत ज़्यादा केयर मांगते थे, मतलब उन्हें प्रॉपर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड चाहिए होते थे जो कि काफ़ी कॉस्टली होते थे. तो उनको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी? सब्सिडी देती थी, मतलब कम रेट पे देती थी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, ताकि फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट उठा सकें. सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडी. तो गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी देना ज़रूरी था. तो अब यहाँ पे एक डिबेट है कि क्या सब्सिडी देनी चाहिए अब, जब ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन अब काफ़ी हद तक चल चुका है, फार्मर्स अब उसको अडॉप्ट कर चुके हैं. तो अब क्या करना चाहिए? अब सब्सिडी रोक देनी चाहिए या देनी चाहिए? तो इसमें दो पॉइंट्स हैं. इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडी. कुछ लोग सब्सिडीज़ के फेवर में हैं कि अभी भी सब्सिडीज़ देनी चाहिए. तो इसमें ये वाले पॉइंट्स जो मार्क कर रखे हैं वही याद करने हैं. इसमें जैसे पहला क्या है? द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस. ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अभी भी सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये एक रिस्की बिजनेस है एग्रीकल्चर. और सेकंड में क्या कह रहा है? मेजोरिटी ऑफ फार्मर आर वेरी पुअर, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट. और ज़्यादातर जो फार्मर है इंडिया में वो पुअर हैं, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, नॉट एबल टू अफोर्ड फर्टिलाइज़र सब्सिडी वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको सब्सिडी देना ज़रूरी है. थर्ड, एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स. और अगर सब्सिडी हटा दी जाएगी तो फिर से क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिच फार्मर्स तो अफोर्ड कर सकते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, लेकिन पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते. उनको तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, उनको कम रेट पे ये सब चीज़ें हमेशा देनी पड़ेंगी. अब नेक्स्ट हमारा क्या है? इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट द सब्सिडीज़. अब कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, मतलब अब नहीं देनी चाहिए. पहले तो हमने दे दी और ग्रीन रेवोल्यूशन चल चुका है, लेकिन अब नहीं देनी चाहिए, अब ख़त्म कर देनी चाहिए. तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? According to some economists, subsidies were granted by the government to provide incentive for adoption of new HYV टेक्नोलॉजी. वो कह रहे हैं कि सब्सिडी इसलिए दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि उस टाइम पे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स HYV सीड्स को यूज़ करें, इसलिए दी गई थी सब्सिडी उस टाइम पे. सो आफ्टर वाइड एक्सेप्टेंस, तो अब जब सब एक्सेप्ट कर चुके हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को, नई टेक्नोलॉजी को, HYV सीड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो सब्सिडीज़ अब हटा देनी चाहिए. सब्सिडीज़ डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स एज बेनिफिट ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एंड प्रॉस्पेरस फार्मर्स. क्योंकि उनका कहना है कि जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो टारगेट ग्रुप यानी कि जो पुअर और स्मॉल फार्मर्स को तो कम मिलता है, उनके बजाय जो बिग फार्मर्स होते हैं वो सब्सिडी का फ़ायदा उठाते हैं. और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कैसे फ़ायदा उठाती है? क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा बिकेंगे तो इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि कम रेट पे अगर फर्टिलाइज़र मिलेंगे तो ज़्यादा बिकेंगे, इसलिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा. और कई बार बिग फार्मर्स इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं और पुअर और स्मॉल फार्मर्स को उतना फ़ायदा नहीं होता. तो ये इनका कहना था कुछ इकोनॉमिस्ट का. तो इसलिए ये क्या कह रहे थे कि हटा दिया जाए सब्सिडी. जैसे कि कास्ट सिस्टम से भी हम इसको समझ सकते हैं. जैसे कास्ट सिस्टम में क्या होता है? पहले कास्ट सिस्टम इसलिए चला था कि इन लोगों को बेनिफिट दिया जाए, ST SC OBC वगैरह को बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को उठाने के लिए ये बात हुई थी जब शुरुआत में इनकी हालत बहुत ख़राब थी. लेकिन जब अब जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई लोअर कास्ट का है और डॉक्टर बन गया, तो आगे उसके बच्चे भी डॉक्टर बन गए, लेकिन वो भी अभी भी कास्ट सिस्टम का बेनिफिट उठा रहे हैं. तो कास्ट सिस्टम बंद कर देना चाहिए उनके लिए. तो ऐसे ही ये सब्सिडी का है कि जब एक बार एक्सेप्ट कर लिया ग्रीन रेवोल्यूशन को, सबने नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो फिर ये सब्सिडी अब हटा देनी चाहिए. क्योंकि सब्सिडी जो होती है वो ह्यूज बर्डन होती है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें काफ़ी फाइनेंस लग जाता है. तो इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं होती.
तो इसमें दोनों है, अगेंस्ट भी है और इन फेवर भी है। नेक्स्ट हमारा ये है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है ये क्रिटिकल अप्रेजल। तो हमने जो भी लैंड रिफॉर्म्स पढ़े हैं, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो एग्रीकल्चर की हालत सुधारने के लिए लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़े हैं, उनका क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब है कि क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, फेवर और अगेंस्ट, वो होता है। तो क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने 1950 से 1990 तक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किया, तो क्या उसका कुछ फ़ायदा हुआ। तो ये पॉइंट्स हमें याद करने हैं। फर्स्ट क्या है, द लैंड रिफॉर्म्स मेजर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो लैंड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने चलाया, जिसमें दो था हमारा, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी और लैंड सीलिंग, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये काफ़ी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी गवर्नमेंट की। वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन इन्हांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इससे काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। सेकेंड, बिटवीन 1950 एंड 1990 देयर हैड बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ावा हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी, इस वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई, उसको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदार काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे, तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी में क्या हुआ था, ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। फिफ्थ, द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 and 1990 contributed by agriculture declined significantly but not the population depending on it। अब ये कहा जाता है कि जब भी कोई कंट्री डेवलप होती है तो सबसे पहले वो एग्रीकल्चर सेक्टर उसका ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब पहले एग्रीकल्चर डेवलप होता है, फिर इंडस्ट्री, मतलब फिर एग्रीकल्चर का रोल कम हो जाता है, और फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस सेक्टर। तो हर कंट्री की डेवलपमेंट इस तरीके से होती है। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का रोल कम हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ था, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, अभी भी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से कम था, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था एग्रीकल्चर का जीडीपी में, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अभी भी एग्रीकल्चर में ही थी, जबकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, डेवलपमेंट यही कहती है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। अराउंड 65% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। अभी भी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। एग्रीकल्चरल आउटपुट कुड हैव बीन ग्रोन विद मच लेस पीपल वर्किंग इन द सेक्टर। तो कुछ लोग तो फालतू में ही एग्रीकल्चर सेक्टर में बैठे रहते थे, कुछ मतलब उनका होना ना होना एक ही बात होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, कि जैसे 4 लोगों की ज़रूरत है किसी फार्म में, लेकिन 10 लोग हैं उसमें, तो बाकी जो 6 लोग हैं वो फालतू में ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अगर हम ये तो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए लोगों को, वर्कफोर्स को, लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में वो भी तो होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी तो होनी चाहिए, तभी तो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जाने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी तो होनी चाहिए, तभी तो ये मूव कर पाएंगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में और सर्विस सेक्टर में। तो इसलिए बट इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर अनेबल टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में इतने ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी कि वो इतने एक्स्ट्रा लोगों को एब्जॉर्ब कर पाए, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इसलिए लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रहना पड़ता था। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर वर रिगार्डेड एज इम्पॉर्टेंट फेलियर। तो इसलिए कहा जाता है क्रिटिकल अप्रेजल में कि ये काफ़ी एक फेलियर माना जाता है कि अभी भी ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे।